लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो 10 लेक्चर्स पे बेस्ड होगी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का ग्रामर पोर्शन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 9 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 4 to 12 9 पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये सभी लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी कि अगर आपको कभी रिविज़िट करने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से जाके नोट्स बना सकते हैं, अपने रिविज़िट कर सकते हैं लेक्चर्स। और एक और रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना माइक ऑन ना करे, ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई कमेंट करना है या चाह रहे हैं आप मैं कोई चीज़ रिपीट कर दूँ तो राइट साइड पे जो चैट बॉक्स बना है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ रही होंगी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 26 से। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 26 फेस्टिवल अराउंड द वर्ल्ड, इसका ग्रामर पोर्शन है, ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए पार्ट है पंक्चुएट द गिवन पैराग्राफ। पंक्चुएशन में हमने क्या करना है, कैपिटल लेटर्स जहाँ रिक्वायर्ड हों, कोमास, फुल स्टॉप्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, हाइफन्स, डैशेस, ये सारी हमने वहाँ पे ऐड करनी है। इस पैराग्राफ को देखते हैं, कह रहा है व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेस द सफारी पार्क इज़। ये अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके एंड पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क है ये। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए हमने हर सेंटेंस का कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर जो है वो शो कर दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई है। अब देखते हैं, कह रहा है व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेस द सफारी पार्क इज़। अब यहाँ पे एंडिंग में और कोई पंक्चुएशन रिक्वायर्ड नहीं है, एंडिंग में यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। वाई हैवंट यू बीन टू विजिट, यहाँ पे ये क्वेश्चन वो कह रहा है, वाई हैवंट यू बीन टू विजिट। हैवंट हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और आपको पता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप कैसे शो करते हो, एन और टी के दरमियान अपॉस्ट्रॉफी मार्क लगा के। वाई हैवंट यू बीन टू विजिट, विजिट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इन्होंने देयर आर मिस्चीवियस मंकीज, जायंट जिराफ्स एंड क्रॉलिंग क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो टी इसका कैपिटल होगा। दे आर मिस्चीवियस मंकीज, मंकीज, जिराफ्स, क्रोकोडाइल्स, तीन ये एक लिस्ट ऑफ एनिमल्स आ गई है तो आप यहाँ पे इनको सेपरेट कैसे करते हो, कॉमा ऐड करके, तो क्या हो जाएगा, देयर आर मिस्चीवियस मंकीज, कॉमा, जायंट जिराफ्स एंड क्रॉलिंग क्रोकोडाइल्स। सेंटेंस आपका एंड हो रहा है तो आप फुल स्टॉप लगाओगे। एज फॉर अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के लिए, दूसरे जानवर कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे पॉज आ रहा है थोड़ा सा, तो आप एज फॉर अदर एनिमल्स के बाद कॉमा ऐड करोगे। एज फॉर अदर एनिमल्स द लिस्ट इज़ एंडलेस, कह रहे हैं लिस्ट ना ख़त्म होने वाली है, तो इसका मतलब वो आगे लिस्ट जो है शेयर करेगा। तो आपको पता है जब ये लिस्ट हमें बतानी हो तो हम कॉलन ऐड करते हैं, 2 डॉट्स ऐड करते हैं, ठीक है। कह रहा है लायंस, एलिफेंट्स, पीकॉक्स, पाइथन्स एंड सो मेनी मोर, तो ये भी एक लिस्ट है, बीच में स्पेसेस आएंगी, ठीक है। तो कॉमा आपको पता है ऐड करते हैं, लायंस के बाद कॉमा, एलिफेंट्स के बाद कॉमा, पीकॉक्स के बाद कॉमा, पाइथन्स के बाद कॉमा, एंड सो मेनी मोर, ठीक है। और सो मेनी मोर के बाद फुल स्टॉप। देर इज़ समथिंग टू वॉच ऑल द टाइम, कह रहा है हमेशा कुछ ना कुछ देखने के लिए होता है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, टी कैपिटल है, देर इज़ समथिंग टू वॉच ऑल द टाइम। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वो कह रहा है कुछ ना कुछ देखने के लिए होता है और आगे वो एग्जांपल्स देगा। तो जब भी हमें एग्जांपल्स देनी होती हैं तो हम एक डैश यूज़ करते हैं। अ मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ क्लाइंबिंग फ्रेम, देखो ये एग्जांपल दे रहे हैं, फिर कॉमा आएगा। अ पीकॉक कैचिंग फूड, कॉमा आएगा क्योंकि वो नेक्स्ट 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 चीज़ बता रहे हैं। अ लायन क्लाइंबिंग अ लैडर, फिर आगे यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप आएगा। अच्छा, सफ़ा का क्वेश्चन है हाइफन और डैश में क्या डिफरेंस है। तो हाइफन बेसिकली जब आप कंपाउंड वर्ड्स यूज़ करते हो जैसे क्लासमेट, क्लास फेलो, ठीक है, तो वहाँ पे जो आप छोटी सी एक लाइन लगाते हो ना, डैश थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है और हाइफन का साइज़ कम होता है, ठीक है। तो जैसे 91 आप नंबर्स लिखते हो, इनमें जो आप डैश यूज़ कर रहे होते हो उसको बेसिकली हाइफन बोलते हैं, और जो थोड़ी लॉन्ग होती हैं उसको डैश। और डैश यूज़ क्यों होती है, जब आपने एग्जांपल्स देनी हो, ठीक है, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी हो। अब जैसे यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, देयर इज़ समथिंग टू वॉच ऑल द टाइम, मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ क्लाइंबिंग फ्रेम, अ पीकॉक कैचिंग फूड, अ लायन क्लाइंबिंग अ लैडर, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन ही आ गई है तो यहाँ पे आप डैश यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फूड, ये क्लॉज है तो इफ़ क्लॉज में आई तो आपको पता है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, कैपिटल होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फूड, फिर कॉमा आएगा क्योंकि पॉज आ रहा है। अ डिलीशियस मेन्यू इज़ अवेलेबल विद इंडोर एंड आउटडोर ईटिंग, यहाँ पे आपकी ये क्लॉज एंड हो रही है तो फुल स्टॉप आएगा। आर यू स्टिल टू बिजी टू विजिट, आर ए कैपिटल आ गया और ये क्वेश्चन है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन है तो विजिट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क फिर आ जाएगा। आंसर बंदा उसको कह रहा है श्योरली नॉट, यहाँ पे श्योरली का एस कैपिटल उन्होंने दिया हुआ है और नॉट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। द पार्क इज़ ओपन एवरी डे बिटवीन 8 AM एंड 8 PM,
द पार्क, ये नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो टी कैपिटल होगा, इज़ ओपन एवरी डे बिटवीन 8 AM एंड 8 PM। AM और PM को लिखने का तरीका क्या है कि A.M.P.M. ठीक है। और सो बुक अ डेट नाउ, सो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया, एस कैपिटल है, नाउ के बाद सेंटेंस एंड हो रहा है तो नाउ के बाद क्या आप ऐड करोगे, फुल स्टॉप ऐड करोगे। द एनिमल्स आर एक्सपेक्टिंग यू, ठीक है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, ठीक है। अब जोश से ये बता रहे हो तो यहाँ पे एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि AM और PM किसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीवेशंस हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। AM और PM एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम के लिए यूज़ होता है। अब इसका मतलब क्या है, एंटी मेरिडियम पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम बेसिकली ये लैटिन के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, लैटिन के वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म है। एंटी मेरिडियम यानी कि मेरिडियम का मतलब है मिड डे, एंटी का मतलब है बिफोर, और पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट प्री और पोस्ट आपने काफ़ी जगहों पे पढ़ा होगा, पोस्ट का मतलब है आफ्टर, ठीक है। तो मिड डे यानी कि दिन का मिड जो है, दिन के 12 बजे उनसे पहले टाइम होगा तो एंटी मेरिडियम, बिफोर मिड डे यानी रात 12 से दिन 12 वो AM में आता है, और पोस्ट मिड डे दिन 12 से रात 12 वो PM में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमारे पास आ रहा है फ्रेज़। फ्रेज़ हमने ये डिस्कशन की थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश में हमारे पास सबसे पहले लेटर्स आते हैं, 26 लेटर्स आगे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करो तो वर्ड्स मिलते हैं। वर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आप रैंडम वर्ड्स लिख दो ASTFG, इनका कोई मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वर्ड्स होता है, और आपको पता है वर्ड्स को मिला के 3 तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिनमें फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंसेस आ जाते हैं। क्लॉज और सेंटेंसेस की हम डेफिनेशन बस इतनी करते हैं फ़िलहाल कि सेंटेंसेस का फुल मीनिंग होता है और क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और फ्रेज़, सेंटेंस और क्लॉज से डिफरेंस कैसे है, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंट कैसे है ये। तो फ्रेज़ में क्या होता है, अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता, अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता, कभी कभार फ्रेज़ सब्जेक्ट हो भी सकता है लेकिन इसमें अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता। और होता क्या है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है। आगे हम इसकी टाइप्स और एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या मतलब है कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। वैसे तो अंडरस्टूड है कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता लेकिन कुछ ना कुछ मीनिंग इसका बन रहा होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपने, फ्रेज़ में हमने 2 बातें पढ़ी हैं, एक तो इसमें सब्जेक्ट अक्सर नहीं होता और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। कह रहा है अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन ऑफ वर्ब, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा होता। अब पढ़ते हैं इसका आगे, टाइप्स इसकी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। नाउन फ्रेज है, कह रहा है अ फ्रेज बिल्ट अराउंड अ सिंगल नाउन, ठीक है। नाउन फ्रेज, अ फ्रेज बिल्ट अराउंड अ सिंगल नाउन यानी कि नाउन के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ जाए लेकिन वो एक्ट कैसे कर रहा हो, नाउन के तौर पे ही एक्ट कर रहा हो। जो नाउन, एक अकेला नाउन काम करता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी वही काम कर रहे हो तो वो क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। ये फिर नाउन हमारे पास या सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। तो हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल है, अ वाज ऑफ रोजेज स्टूड ऑन द टेबल। अ वाज ऑफ रोजेज यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है तो ये नाउन फ्रेज होगा। और शी वॉज रीडिंग अ बुक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वेमेन, तो बेसिकली वो रीड तो बुक ही कह रही है, ठीक है, वो उनने डिटेल आगे दे दी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वेमेन, है तो वो आपका ऑब्जेक्ट ही है। तो ये पूरा अ बुक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वेमेन, ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो आ रहा है। नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज। तो इन सभी फ्रेजेस में कॉमन चीज़ यही होगी कि नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, या आप गेस कैसे करोगे कौन सा फ्रेज है, उसके फंक्शन को देख के। नाउन फ्रेज नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, वर्ब फ्रेज वर्ब के तौर पे, एडजेक्टिवल फ्रेज एडजेक्टिव के तौर पे, एडवर्बियल फ्रेज एडवर्ब के तौर पे, और प्रपोजिशनल फ्रेज प्रपोजिशन के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। अब देखते हैं वर्ब फ्रेज क्या कह रही है। अ फ्रेज दैट इज़ द वर्बल पार्ट ऑफ अ क्लॉज, कह रहा है एक क्लॉज में या एक सेंटेंस में एक ऐसा फ्रेज जो वर्बल पार्ट हो यानी कि वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो उसको वर्ब फ्रेज कहोगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका मेन वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को मिला के जितने भी फ्रेज बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बनेंगे, वो क्या होगा, वर्ब फ्रेज होगा, ठीक है। कह रहा है जैसे शी हैड बीन लिविंग इन लंदन, शी आपके पास प्रोनाउन है, हैड बीन लिविंग आपके पास वर्बल पार्ट है इस सेंटेंस का, तो ये आपका वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस में आई विल बी गोइंग, ये आपका विल बी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और गोइंग मेन वर्ब है, इनको मिला के आपका वर्बल फ्रेज बन गया। नेक्स्ट है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, इसका फंक्शन से हम पहचानेंगे कि ये क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा, ये एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करेगा। एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ही हैड एन इंटरेस्टिंग लाइफ,
लाइफ की क्वालिटी बयान हो रही है, लाइफ एक नाउन है और उसकी क्वालिटी बयान हो रही है कि इंटरेस्टिंग है, तो एन इंटरेस्टिंग लाइफ ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा फ्रेज़ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज़ होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, द कनिंग फॉक्स वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट। मेन नाउन हमारा यहाँ पे क्या है, फॉक्स, उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है कनिंग लगा के, तो दी कनिंग फॉक्स ये पूरा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज़ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है एडवर्बियल फ्रेज़। एडवर्बियल फ्रेज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एडवर्ब होता क्या है। तो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी बयान करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो एडवर्ब होता है। आपने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, वेरी, क्वाइट। ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव के एंड पे एल वाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे स्लोली, क्विकली, रेडिली, रैपिडली, ये सारे आपके पास क्या है, एडवर्ब्स हैं। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा, अब वही एडवर्ब के साथ दो चार और वर्ड्स मिला दो लेकिन आपका मीनिंग सेम ही रहे, यानी कि आपका उन वर्ड्स का फंक्शन जो है सेम ही रहे, वो एडवर्ब के तौर पे ही काम कर रहे हो, तो वो एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे। और एडवर्बियल फ्रेज की ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि किसी भी वर्ब के बारे में ये बताता है कि काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, जो आपने आप एडवर्ब के टॉपिक में पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, डिग्री, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अब आगे एग्जांपल्स में कह रहा है, द इकोनॉमी रिकवर्ड वेरी स्लोली। वेरी बी एडवर्ब है और स्लोली बी एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। दे वांटेड टू लीव द कंट्री एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। ठीक है, वो बता रहा है काम कैसे करना है, हमें कंट्री लीव कैसे करनी है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, तो एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। वन है हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज। तो जब भी एक प्रपोजिशन नाउन से पहले आएगी उस फ्रेज को प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। शी गॉट अ प्राइज फॉर द बेस्ट स्टोरी। आप देखो अंडरलाइन जो फ्रेज है उसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एक प्रपोजिशन आ रही है, तो जब भी सेंटेंसेस आए, द बुक इज़ अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, या जैसे आ रहा है द डॉग वॉज हाइडिंग अंडर द किचन टेबल, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इस अंडरलाइंड पूरी फ्रेज के अंडर आ रहा है, तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, क्लॉज। सेंटेंस का कभी कभी एक बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस में मोर देन वन क्लॉज आ जाती हैं, सेंटेंस का पार्ट होता है असल में क्लॉज। और क्लॉज फिर दो तरह की होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी आगे पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, और ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी क्लॉज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसमें अपना सब्जेक्ट आता है और अपना वर्ब यानी अपना प्रेडिकेट आता है। कभी ये कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे एक्ट करता है और कभी ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। ठीक है, जब ये कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे एक्ट करेगा तो ये सिंपल सेंटेंस होगा, और जब पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, क्लॉज होगी, ठीक है, तो फिर वो या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा या कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये तीन टॉपिक्स हैं जो हम साइड बाय साइड पढ़ते हैं, क्लॉज, उसकी टाइप्स, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेंटेंस और उसकी टाइप्स, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और कंजंक्शन और उसकी टाइप्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। थोड़ा सा दोबारा मैं आपको बता दूं, क्लॉज दो तरह की होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है जब क्लॉज में मीनिंग कंप्लीट ना हो, बात अधूरी हो। ठीक है, जब तक हम उसके साथ कोई और क्लॉज अटैच नहीं करते हमारी बात पूरी ना हो, हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जब बात पूरी हो, ठीक है, हमें मज़ीद क्लॉज की ज़रूरत ना पड़े, जो मीनिंग है वो समझ आ रहा हो, एक ही सेंटेंस से समझ आ रहा हो, तो ऐसा सेंटेंस वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, कह रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैव थ्री कंपोनेंट्स। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको क्या बताया, ऐसी क्लॉज जिसका मीनिंग कंप्लीट हो, वो सिंपल सेंटेंस भी कहलाती है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगती। कह रहा है इन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ फुल सेंटेंस। ये फुल सेंटेंस होती है। फुल सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है, उसका फुल मीनिंग होता है, इट डज़ नॉट नीड टू बी जॉइंट टू एनी अदर क्लॉजेज। कह रहा है इसको किसी और क्लॉज के साथ ज्वाइन नहीं करना पड़ता, अगर ज्वाइन नहीं करना तो हमें कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बी अ कंप्लीट सेंटेंस। कह रहे हैं क्योंकि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें चाहिए होती है एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। आगे वो कह रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, जो हमें बताता है कि कौन काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट टेल्स द रीडर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ये आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट हमें बताता है कि काम करने वाला कौन है। ठीक है, हमें वर्ब तो हम सेंटेंस से गेस कर सकते हैं ना, जो भी काम होगा वो वर्ब होगा, फिर हमें सब्जेक्ट गेस करना पड़ता है कि डूअर ऑफ द एक्शन जो है, काम करने वाला जो है वो कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट फिर क्या हो जाता है कि जो भी वर्ब और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, काम किस पे कर रहा है, वो प्रेडिकेट में शामिल हो जाती है। ठीक है, वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट।
अब देखो यहाँ पे सेंटेंस है जैसे जमाल प्लेज क्रिकेट। प्ले हमें पता है हमारा मेन वर्ब है, खेल रहा है, कौन खेल रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, जमाल है, तो जमाल हमारा सब्जेक्ट है। और प्लेज क्रिकेट ये आपका वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आगे कह रहा है अ कंप्लीट थॉट, मुकम्मल पिक्चर जो होगी, अ फुल पिक्चर ऑफ व्हाट हैपेंड और वाज सेड। फॉर एग्जांपल यानी कि जो पूरी की पूरी पिक्चर है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जमाल प्लेज क्रिकेट, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस या एक क्लॉज बन गई। कौन सी क्लॉज बन गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई, क्योंकि हमें इससे फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जमाल क्रिकेट खेलता है। ठीक है, हमें इसकी मजीद इसमें कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है इसका कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए, इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कह रहा है एग्जाम्पल दे रहा है, इट सीम्स लाइक यस्टरडे, कल की बात है। कल की बात है, क्या क्या कल की बात है, बात कंप्लीट नहीं है, हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स थोड़े से और चाहिए। अब वो आंसर कह रहा है कि इट सीम्ड लाइक यस्टरडे दैट आई फर्स्ट सॉ यू, कि ऐसे कल की बात लग रही है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ठीक है, लग रहा है कल की बात है। अब ये जो इन्होंने दैट आई फर्स्ट सॉ यू लगाया ना, ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए लगाया, तो इट सीम्ड लाइक यस्टरडे इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, तो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। जो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दैट आई फर्स्ट सॉ यू लगाया है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे उसने डिपेंडेंट क्लॉज को डिफाइन भी किया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि इसको मज़ीद वर्ड्स की ज़रूरत होती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ये मज़ीद वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो इसने एग्जांपल दिया, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। क्योंकि वो भूखा था, तो फिर उसने क्या किया, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। आफ्टर शी फिनिश स्कूल, स्कूल फिनिश करने के बाद, अपनी स्टडीज़, स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद क्या किया उसने, हमें नहीं पता, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये क्लॉजेज क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉजेज होगी। ठीक है, बी पार्ट आगे कह रहा है, राइट अ कंप्लीट सेंटेंस बाय एडिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू ईच डिपेंडेंट क्लॉज। हमें 5 डिपेंडेंट क्लॉजेज दी गई हैं, कह रहा है कि इसमें कोई ना कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करके इसको कंप्लीट करें। तो आप ये एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी समझ से आप मज़ीद एग्जांपल्स भी बना सकते हैं। मैं मीनिंग्स भी आपके साथ इनके शेयर कर दूँगी ताकि आप अपनी मर्ज़ी की इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी लगा सकें। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम कह रहा है पहली बार, तो आप इसका लिख सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, सालों बाद पहली बार। शी फेल्ट ट्रूली हैप्पी, वो वाकई खुशी महसूस कर रही थी, खुश महसूस कर रही थी। डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, इनकम्प्लीट मीनिंग है ना, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो आप लगा सकते हो दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग, इस हकीकत के बावजूद कि बारिश हो रही थी, दे वेंट फॉर अ वॉक, वो सैर के लिए चले गए। बिफोर वी लीव, चलने से पहले, लेट्स डबल चेक द टिकट्स, चलो टिकट दोबारा चेक कर लेते हैं। वेर एवर ही माइट गो, वो जहाँ भी जाए, ही ऑलवेज मेक्स न्यू फ्रेंड्स, वो हमेशा नए दोस्त बना लेता है। सो लॉन्ग एज यू नो, जब तक तुम्हें मालूम है। फुल इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने क्या लगाई है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सो लॉन्ग एज यू नो द रूल्स, जब तक तुम्हें रूल्स मालूम है, असूल मालूम है, यू कैन प्ले द गेम, तुम खेल खेल सकते हो हमारे साथ। आई होप ये सबको डिफरेंस क्लियर होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस में। डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हैं, जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हैं, जो कंप्लीट मीनिंग दे रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। कह रहा है अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेजेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमने एडजेक्टिवल फ्रेज की क्या एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा हो। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की खूबी बता रहा हो। तो देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस में एडजेक्टिवल फ्रेजेस होंगे, कुछ में नहीं होंगे, हमें आइडेंटिफाई करना है। कह रहा है द लाइन इज़ एन एनिमल ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। अब एनिमल वो है, लाइन एनिमल है, ये आपका नाउन हो गया। ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो गया, इंतहाई ज़्यादा ताकत वाला वो एनिमल है, यानी उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है। तो ऑफ एनिमल ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। ही वॉन्ट्स टू गो होम, यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं आ रहा, किसी भी नाउन की क्वालिटी बयान नहीं की जा रही, तो इस सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिवल फ्रेज प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, ही लिसन टू मी विद ग्रेट अटेंशन। तो विद ग्रेट अटेंशन, इंतहाई तवज्जो के साथ, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। डू नॉट प्ले विद नॉटी बॉयज़, विद नॉटी बॉयज़ एडजेक्टिवल फ्रेज। कराची इज़ अ पॉपुलेटेड सिटी एडजेक्टिवल फ्रेज। ही इज़ फुल ऑफ करेज एडजेक्टिवल फ्रेज। शी वॉज वेयरिंग अ बैंगल मेड ऑफ गोल्ड। अब बैंगल आपका नाउन हो गया और मेड ऑफ गोल्ड आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, बैंगल की क्वालिटी बयान करे। इन ओल्ड मैन लिव्ड बिसाइड द लेक, बिसाइड द लेक आप कह सकते हैं उसकी रहने की जगह की, लिविंग प्लेस की क्वालिटी बयान कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो 10 आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दिया गया है, इनमें से क्लॉजेस कौन से हैं और फ्रेजेस कौन से हैं। डिफरेंस मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ। क्लॉजेस में कंप्लीट मीनिंग होता है कभी कभी, और कभी इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है, वो पूरा सेंटेंस होता है मैक्सिमम टाइम्स,
लेकिन फ्रेज़ क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट नहीं होता और फ्रेज़ का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। तो इन द रेन देखें, कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो फ्रेज़ होगा। व्हेन ही फिनिश्ड, कंप्लीट मीनिंग नहीं है लेकिन क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है, जब उसने ख़त्म किया। इन द रेन तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि बारिश में क्या हो रहा है, लेकिन व्हेन ही फिनिश्ड हमें कुछ पता चल रहा है कि उसने ख़त्म किया, ठीक है। तो जब पार्ट ऑफ सेंटेंस का इनकम्प्लीट मीनिंग होगा तो वो क्लॉज होगी, और कौन सी क्लॉज होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और जब कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट सिरे से होगा ही नहीं, जैसे इन द रेन है, तो वो फ्रीज होगा। अब व्हेन ही फिनिश्ड में सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है, तो ये हमारे पास फ्रेज नहीं है, क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज द मूवी इज़ ओवर, द मूवी आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ये फ्रेज नहीं है, क्लॉज है। टीना स्क्रीम्ड, सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ये आपके पास क्लॉज है और आपको पता होना चाहिए। टीना ने चीख मारी, सेंटेंस कंप्लीट है तो कौन सी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वाइल ही वॉज जॉगिंग होम, ही आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगेन ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगी। क्लॉज फुल मीनिंग नहीं है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगी, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। अनलेस इट रेन्स, इट आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ये अगेन कौन सी क्या है, क्लॉज है, ठीक है। फ्रेज नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट प्रेजेंट है। और क्लॉज में से कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? जी, कोई कमेंट्स कर दें एक दो ताकि मुझे पता चले आपको समझ भी आ रही है। अनलेस इट रेन्स कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे, अनलेस इट रेन्स, जब तक बारिश होती है। डिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट तो है यहाँ पे, देखो इट प्रेजेंट है आपके पास, ये फ्रेज नहीं है, क्लॉज है। लेकिन आप कैसे बता रहे हो ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब तक बारिश होती है, जब तक बारिश नहीं होती तब तक क्या होता है हमें नहीं पता, तो ये कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एज ही वॉकड होम, जैसे वो घर चल के जाता है तो क्या होता है हमें नहीं पता, घर चल के गया क्या हुआ, ठीक है, तो ये क्लॉज है। और कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। नो वन लिव्स देयर, वहाँ कोई नहीं रहता, ये कंप्लीट सेंटेंस है तो ये कौन सी क्लॉज हुई, हमने क्या पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस हो, कौन सी क्लॉज होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। विद ब्रोकन ग्लास इन द एले, गली में एक टूटा फूटा ग्लास पड़ा है तो ये क्या है, ये फ्रेज है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। विच वॉज स्टोलन, समथिंग वॉज स्टोलन, यहाँ पे हमारे पास एक अननाउन सब्जेक्ट है कि कोई चीज़ स्टील कर ली गई लेकिन हमें नहीं पता वो कौन सी चीज़ थी, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्लॉज तो है लेकिन कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। पीछे आप जब तक कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नहीं लगाते, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तो तब तक ये क्लॉज कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता, तो ये कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज के दरमियान डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स आप लोग देखो पढ़ते हो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ते हो, तो एक एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी एक ही डिग्री होती है। जैसे कि अगर कोई मर गया है ना तो वो ज़्यादा मरा और कम मरा नहीं है, वो बस डेड है, ठीक है, समझ आ रही है। ये ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी 3 डिग्रीज की बजाय जस्ट 1 डिग्री होती है, वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी ग्रेडेड विद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, कह रहा है कि उनकी सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री नहीं होती, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। सम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स आर, और उनकी एग्जांपल दे रहा है, एब्सोल्यूट, आइडियल, फुल, एम्प्टी, यूनिक। कोई चीज़ यूनिक है ना तो वो बस यूनिक ही है, नुमायाँ ही है, बेमिसाल ही है, ठीक है। उसको मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक हम एम्प्टी, मोर एम्प्टी, मोस्ट एम्प्टी ये नहीं लगा सकते, ठीक है। कोई चीज़ खुफिया तो वो ज़्यादा खुफिया और कम खुफिया नहीं होती, वो बस खुफिया ही है, कॉन्फिडेंशियल ही है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक्सरसाइज नीचे उसने दी है कि बताएं कि इनमें से कौन से एडजेक्टिव्स एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं और कौन से नॉन एब्सोल्यूट हैं, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट हैं। कह रहा है परफेक्ट इज़, परफेक्ट, एक चीज़ परफेक्ट है तो ये कम परफेक्ट ज़्यादा परफेक्ट कुछ नहीं होता, वो परफेक्ट ही है, इसलिए एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट हो सकती है तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। एक्साइटेड भी मोर एक्साइटेड, मोस्ट एक्साइटेड हो सकता है तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब डेड है कोई बंदा तो वो कम डेड या ज़्यादा डेड नहीं हो सकता, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट हो सकता है तो ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव नहीं है। और कंप्लीट, या तो कंप्लीट चीज़ हो सकती है या इनकम्प्लीट हो सकती है, ये कंप्लीट, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती, तो ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमने पढ़ी, आपने याद क्या रखना है, कुछ चीज़ या कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, ऑल हो या नथिंग हो तो वो एब्सोल्यूट होती हैं। जैसे कोई चीज़ डेड हो सकती है या अलाइव हो सकती है, बीच में कोई वो वैरायटी नहीं आ सकती, ठीक है। इसी तरह कोई चीज़ परफेक्ट हो सकती है या इम्परफेक्ट हो सकती है, बीच में वैरायटी नहीं आ सकती। कोई चीज़ फुल हो सकती है या एम्प्टी हो सकती है, चलो उसमें हम कह सकते हैं हाफ फुल, हाफ एम्प्टी वगैरह वगैरह, लेकिन बात वो ये फुल है या एम्प्टी है, बीच में वैरायटी नहीं है, तो ये सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं। और जो जिनकी हम डिग्रीज बना लेते
होते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये कौन से नॉन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं। लीशा का क्वेश्चन है मैम ब्रेक कब होगी, तो मैंने वैसे आपको 5 मिनट्स की ब्रेक देनी थी, लेकिन बहुत इजी टॉपिक्स रह गए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो आप लंबी ब्रेक करें फिर, ठीक है। तो ये एफ जी और एच पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ब्रेक है, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या कह रहा है एफ पार्ट में। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड सेपरेट बेस वर्ड्स एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड आपने पढ़ा है। रूट वर्ड बेसिक वर्ड होता है, बेस वर्ड होता है, उससे पहले जो भी वर्ड लगेगा 2-3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन लग जाएगा, अन, दिस, ठीक है, इन, ये प्रीफिक्स होता है। और जो बाद में लगते हैं एबल, अल, ली, फुल, ठीक है, ये सफिक्सेस होते हैं, ठीक है। हम इन एग्जांपल्स को करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि अगर किसी को नहीं समझ आ रही। कंफर्टेबल में कंफर्ट क्या है, बेस वर्ड है, और एबल क्या है, आपका सफिक्स है। रीडेबल में रीड बेस वर्ड, एबल सफिक्स। इनविजिबल में अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इनविजिबल, इन तो आपके पास प्रीफिक्स आ गया, आगे विज एबल, IBL जो है, एडिबल, विजिबल, फ्लेक्सिबल, एबल हम लगाते हैं, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे सफिक्स है। म्यूजिकल में म्यूजिक से म्यूजिक अल, AL सफिक्स है। इंडस्ट्रियल में भी इंडस्ट्री के बाद AL लगा है, सफिक्स है AL। ब्यूटीफुल में ब्यूटी एंड फुल, ब्यूटी बेस वर्ड है और फुल सफिक्स है। हार्मफुल में हार्म बेस वर्ड, फुल सफिक्स। पीसफुल में पीस बेस वर्ड, फुल सफिक्स। वंडरफुल में वंडर बेस वर्ड, फुल सफिक्स। इकोनॉमिक में इकोनॉमी बेस वर्ड, IC सफिक्स। हेरोइक में हीरो बेस वर्ड, IC सफिक्स। अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेट बेस वर्ड और इकल सफिक्स। पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स बेस वर्ड और AL सफिक्स। ब्रिटिश में ब्रिटन बेस वर्ड है और आगे उसको मॉडिफाई करके एडजेक्टिव बना दिया, ब्रिटिश, ISH जो है सफिक्स है। चाइल्डिश में भी चाइल्ड बेस वर्ड, ISH सफिक्स। और आयरिश में भी आयरिश, आयरलैंड के लिए एडजेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है, तो आयरलैंड बेस वर्ड है और इश सफिक्स है। फुलिश में फुल बेस वर्ड, इश सफिक्स। अल्टरनेटिव में अल्टरनेट बेस वर्ड और IVE सफिक्स, ठीक है। बाकी ऐसे ही हैं, इजी हैं, आप कर लोगे। आप एक देख ले, स्पॉन्टेनियस में स्पॉन्टेन बेस वर्ड है, OUS सफिक्स है। एम्बिशियस में एम्बिशन बेस वर्ड है, OUS सफिक्स है। इसी तरह डेंजरस में डेंजर बेस वर्ड है, OUS सफिक्स है। फेमस में फेम बेस वर्ड है, OUS सफिक्स है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सभी को, बहुत ईजी है ये। आपने बस आइडेंटिफाई करना है कि बेस वर्ड के साथ, रूट वर्ड के साथ कौन सी एंडिंग साउंड्स, कॉमन साउंड्स लगी हैं, ठीक है, कॉमन वर्ड्स लगे, लेटर्स लगे, वो आपने सेपरेट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन जी, कह रहा है फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन्स एंड प्रोनाउंस दिए हुए हैं, वहाँ से आप एडजेक्टिव आपने बनाने हैं। तो ऊपर जो सारे एडजेक्टिव दिए हुए थे ना, उसी तरह के हमने वर्ड्स बनाने हैं। येलो से हम कह सकते हैं ISH लगा के येलोइश, ठीक है। चाइल्ड से चाइल्डिश, सक्सेस से सक्सेसफुल, फ्रेंड से फ्रेंडली, चिल से चिली, स्मेल से स्मेली। कह रहा है ऑल्सो यूज दीज एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। तो सेंटेंसेज आपका काम है, आपका होमवर्क है, आपने खुद बनाने, ठीक है। बहुत इजी सेंटेंसेस इनके आप बना सकते हो, सक्सेसफुल, फ्रेंडली, चिली, स्मेली, चाइल्डिश, येलोइश, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या है इन सेंटेंसेस। कह रहा है कभी एडजेक्टिव नाउन से पहले लगते हैं, आई हैव अ वेरी ओल्ड हाउस, ठीक है, हाउस से पहले एडजेक्टिव आ गया। कह रहा है कभी नाउन के बाद लगते हैं, द गर्ल लुक्स हैप्पी, द गर्ल लुक्स हैप्पी, नाउन गर्ल था और हैप्पी एंडिंग में लग रहा है। कभी कह रहा है नाउन से पहले लगते हैं, आई लिव इन नॉर्दर्न रशिया, ठीक है, कंबाइन करके लगते हैं। और कभी वो कह रहा है कि वर्ब्स के बाद, कंडीशनल वर्ब्स के बाद लगते हैं, जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखते हैं कि एडजेक्टिव किस ऑर्डर में, कौन सी पोजीशन है उनकी। अगर ये तो एक एडजेक्टिव हो तो चलो वो कभी नाउन से पहले आएगा, कभी नाउन के बाद आएगा, वो तो ईजी है बताना। लेकिन जब 3-4 एडजेक्टिव इकट्ठे आते हैं तो तब उनका ऑर्डर क्या होगा वो हम इधर इस टेबल में पढ़ेंगे। कह रहे सबसे पहले नंबर आएगा कि एडजेक्टिव 1 है, 2 है, 3 है। फिर ओपिनियन आएगा, न्यू है, ओल्ड है, कोल्ड है, या जो भी है। शेप आएगी फिर, ठीक है, एडजेक्टिव की। फिर उसका साइज़ आएगा, फिर एज आएगी, फिर कलर, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिनेट किधर से हुआ है, आयरिश है, ब्रिटिश है, जो भी है, इस तरह के ओरिजिन कोई जगह बताने के लिए अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, वो उसके बाद आएगा। फिर नाउन का मटेरियल क्या है वो उसके बाद आएगा। फिर उसका पर्पस क्या
क्या था, यूज़ क्यों हो रहा है, वो उसके बाद आएगा। एंड में मेन जो नाउन होना है ना, जिसकी एडजेक्टिव बयान किया जा रहा है, जिसकी क्वालिटी बयान की जा रही है, नाउन, वो हमेशा एंड में आएगा। हमेशा नहीं आएगा। एक केस हमने पढ़ा है कि द गर्ल लुक्स हैप्पी, वहाँ पे नाउन स्टार्टिंग में भी आ रहा है, लेकिन जब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हमने बताना है तो वहाँ पे नाउन एंड में आएगा। कह रहा है अब ये जो एक्सरसाइज इसने दी है आई गेस, कह रहा है इसमें रीअरेंज कर दें वर्ड्स। ठीक है, आई हैव पेंसिल्स, पेंसिल्स नाउन है, इसको एंडिंग पे लगाओ। आई हैव ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसको स्टार्टिंग में लगा लो। टू ऑरेंज, टू क्या है, नंबर, और ऑरेंज उसका कलर है। तो हमने जो ऊपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आ रहा है, सबसे पहले नंबर आएगा और कलर उसके बाद आएगा और नाउन उसके बाद आएगा। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनता है कि आई हैव 2 ऑरेंज पेंसिल्स। इसी तरह माई कजन्स, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, इसको स्टार्टिंग में लगा लो। गॉट वर्ब आ गया, ये भी स्टार्टिंग में लगा लो। जो बाकी चीज़ें बच गई हैं, आम आर्टिकल है, ये भी स्टार्टिंग में लगा लो। ब्लैक डॉग, ब्लैक कलर आ गया, डॉग नाउन आ गया, तो ब्लैक पहले आएगा, डॉग बाद में आएगा। माई कजन्स डॉग इज़ अ ब्लैक डॉग। नेक्स्ट है हैव, आपका वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, स्टार्टिंग में आ जाएगा। यू सब्जेक्ट है, वो भी स्टार्टिंग में। गॉट वर्ब है, मेन वर्ब है, वो भी स्टार्टिंग में। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, न्यू मोबाइल फ़ोन, इनको हमने अरेंज करना है। तो न्यू आपके पास क्या है, ओपिनियन एक किस्म का हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में जजमेंट बता रहा है ना कि पहले यूज़ की गई है या नहीं की गई। तो न्यू मोबाइल फ़ोन, हैव यू गॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन, ये इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास मारियाज गॉट। ठीक है, मारियाज गॉट, ये आपका वर्ब और सब्जेक्ट आ गया, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। रेड ब्लैंकेट, रेड कलर है और ब्लैंकेट नाउन है, तो रेड पहले आएगा, ब्लैंकेट बाद में आ जाएगा। मारियाज गॉट आ रेड ब्लैंकेट। और लास्ट वन है वी haven't got a big, आपके पास साइज आ गया, और क्लासरूम आपके पास नाउन आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, वी हैवेंट गॉट अ बिग क्लासरूम। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव था। अभी तो इनने दो ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, ये इजी है, लेकिन अगर आपको ये ऑर्डर ज़हन में रहता है तो आप ऐसे सेंटेंसेस भी अरेंज कर सकते हैं जिनमें मोर देन 3 या मोर देन 4 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये था हमारा इस चैप्टर का ग्रामर पोर्शन। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, पंक्चुएशन पढ़ी है, फ्रेजेस क्लॉजेस पढ़े हैं। ठीक है, उसके अलावा एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स पढ़े, और एडजेक्टिव्स का ऑर्डर पढ़ा है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो यहाँ पे लेक्चर एंड करती हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम ऑफलाइन चैट बॉक्स में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी मैं एंड करूँगी, और अगर यूट्यूब पे किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आ रही, तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।